देर से ही सही, लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव भी चुनाव प्रचार में उतर आई हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में आते ही उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया है कि भाजपा अब हमलावर है। डिंपल यादव ने सिराथू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर विवाद पैदा करने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह जो मौजूदा सरकार है डबल इंजन की सरकार है। बताइए कि जंग का रंग कौन सा होता है? जब लोहे में जंग लग जाती है तब उसका रंग क्या होता है? मुझे लगता है कि जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। डिंपल के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई और जमकर पलटवार किया। डिंपल यादव के बयान पर बीजेपी ने कहा कि जिस भगवे का अपमान सपा नेता कर रही हैं वो सनातन धर्म व तप, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। महलों में रहने वाले परिवारवादियों को एक भगवाधारी से सिर्फ इसलिए इतनी नफरत है कि वो 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा का अपमान नहीं सहेगा यूपी। गौरतलब है कि शुरुआती 3 चरणों में डिंपल यादव के प्रचार न करने से सपा समर्थक हैरान थे, पर अब मैदान में आते ही उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद भड़क उठा है। डिंपल यादव सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ रही पल्लवी पटेल के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। सिराथू से समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी की ओर से गठबंधन उम्मीदवार के रूप में पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही हैं। पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है। अनुप्रिया पटेल के धड़े वाला अपना दल का भाजपा से गठबंधन है। बहरहाल डिंपल के इस विवादित बयान का असर बड़ा हो सकता है और भाजपा अभी से इसे सनातन धर्म और उसके भगवा रंग से जोड़ रही है। माना जा रहा है कि भाजपा आगे के तीनों चरणों में इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और वे लगातार योगी और मोदी पर भद्दे बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नाम सपा नेत्री जया बच्चन का भी जुड़ गया है। जया बच्चन ने विवादित बयान देते हुए योगी और मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी अपनी कुटिया में जाएं, राजनीति से उनका क्या मतलब। 15 साल से मैं महिलाओं की सुरक्षा में लगी हूं। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार जो दावा कर रही है वह खोखला है। जब से बीजेपी सरकार बनी है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। भाजपा सिर्फ शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का काम कर रही है। राज्यसभा सांसद जया बच्चन जौनपुर के मडियाऊ तथा मछली शहर में आयोजित जनसभा में बोल रही थी। हालांकि वो ये नहीं बता पाई कि आखिर भाजपा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार कैसे बढ़ा है, क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार कम हुआ है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए जया बच्चन के साथ कन्नौज की पूर्व सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थीं, जो पहले ही योगी पर विवादित बयान देते हुए उनके भगवा रंग के कपड़ों को जंग से जोड़ चुकी हैं और भाजपा उसे सनातन धर्म का अपमान बता रही है। वहीं जया बच्चन ने अखिलेश यादव की सरकार में हुए कार्यों पर कविता भी पढ़कर सुनाई, जबकि पूर्व सांसद डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर व्यंग कसा और फिर से विवादित बयान दे दिया और कहा कि गर्मी निकालने वालों को पता नहीं कि मौसम बदल चुका है, लगता है कि भाजपा को कोल्ड स्टोरेज में डालना होगा। गौरतलब है कि डिंपल यादव के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि जिस भगवे का अपमान डिंपल कर रही हैं वो सनातन धर्म, तप, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीजेपी ने सपा पर आरोप लगाया कि उसके नेता सिर्फ एक धर्म विशेष के वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को है। उसके बाद 6वें और 7वें चरण का मतदान 3 और 7 मार्च को होना है। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी के नेता बन चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की बदजुबानी लगातार बढ़ती जा रही है। मौर्य अब राजनीतिक शिष्टाचार की मूलभूत उम्मीदें भी भूल चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के लिए तुम जैसी भाषा का प्रयोग किया है। मौर्य ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद का भी ख्याल नहीं रखा और मंच से अपने संबोधन में तुम कहकर निशाना साधते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जोश जोश में पीएम को लेकर कहा कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने को विश्व का नेता साबित करने में लगा हुआ है, कहता है कि हम नौजवानों को गोबर बिकवा करके नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नौजवानों की गर्मी निकाल देंगे। अरे तुम क्या गर्मी निकालोगे? यह लोकतंत्र है। गर्मी लाती और निकालती जनता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर कहा कि 10 मार्च आने दो, तुम्हारे और तुम्हारे सरकार की गर्मी यूपी की जनता निकालने का काम करेगी। कुशीनगर जनपद के पडरौना विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे। वहीं इस जनसभा में ओम प्रकाश राजभर भी अपने पूरे तेवर में थे। उन्होंने भोजपुरी में ही अपना संबोधन दिया। जब स्वामी प्रसाद मौर्य सभा को संबोधित कर रहे थे तो वह अपने संबोधन में पीएम, गृह मंत्री और सीएम के पद का भी ख्याल नहीं रखकर इनको तुम तड़ाक कहकर संबोधित करते रहे।
बाद में इसका पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मीडिया से बात नहीं की और दूसरी जगह जनसभा संबोधित करने के लिए निकल गए। वहीं मौर्य इससे पहले भी बदजुबानी करते हुए भाजपा नेता आरपीएन सिंह के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने आरपीएन सिंह को पिद्दी नेता बताया था। आरपीएन सिंह से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर मौर्य ने कहा था, अरे किसका नाम ले लिया, मूड खराब हो गया। जबकि कुशीनगर की पडरौना सीट से चुनाव लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब फाजिल नगर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में 5वें चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण की सबसे हॉट सीट है प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट, जहां से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 1993 से लगातार निर्दलीय जीतते आ रहे हैं। लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ कभी उनके दाहिने हाथ रहे गुलशन यादव को उतार कर मुकाबला रोचक बनाने की कोशिश की थी। लेकिन खबर है कि वोटिंग के दिन ही गुलशन यादव के काफिले पर हमला हुआ है। सपा का आरोप है कि कुंडा के पहाड़पुर के पास काफिले पर हमला हुआ। खबरों के अनुसार कुंडा विधानसभा के पहाड़पुर बनोही गांव के मतदान केंद्र पर जा रहे सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर 50 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने गुलशन यादव के काफिले की 3 गाड़ियां तोड़ डाली। आरोप है कि इस दौरान 3 राउंड फायरिंग भी की गई। खबर पाकर भारी फोर्स मौके पर पहुंची। गुलशन यादव सुबह करीब 11 बजे अपने समर्थकों के साथ कुंडा के पहाड़पुर में मतदान केंद्र पर जा रहे थे। मतदान केंद्र से कुछ दूर पहले ही 50 से अधिक लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। उनकी 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं पुलिस का कहना है कि सब कुछ ठीक है, मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। जबकि सपा प्रत्याशी की ओर से तहरीर दी गई है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं 1993 से लगातार कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बनते आ रहे राजा भैया सपा बीजेपी के सहयोग से मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव से संबंध खराब होने के बाद लगभग 1.5 दशक के बाद सपा ने उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा है। वहीं बीजेपी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए सिंधुजा मिश्रा को टिकट दिया है, तो बसपा ने मोहम्मद फहीम के जरिए मुस्लिम दांव खेला है। इस तरह से कुंडा सीट पर 3 दशक में पहली बार विपक्ष ने रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ घेराबंदी की है। लेकिन चुनावी जानकारों का मानना है कि चुनाव भले ही बहुत कठिन लग रहा हो, पर जमीन पर राजा भैया के लिए हालात इतने भी खराब नहीं हैं। वहीं राजनीति में विरोध अपनी जगह पर हिंसा को कोई भी नेता जायज नहीं ठहरा सकता। खुद राजा भैया भी पहले बोल चुके हैं कि चुनाव प्रचार हमेशा मर्यादित शब्दों में होना चाहिए और किसी को भी हिंसा और गलत शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने जब कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी, तो राजा भैया ने भी जवाब देते हुए कहा था कि किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो कुंडा में कुंडी लगा सके। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की खींच साफ तौर पर दिखने लगी है। हालत अब यह है कि निराश कार्यकर्ता पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के सामने ही हुड़दंग पर उतारू हैं। अखिलेश यादव देवरिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और उन्हें देखने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव की सभा में ही कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता और हुड़दंग अंदाज खुलकर सामने आ गया। सपा मुखिया जब मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करके जा रहे थे, तभी सपा कार्यकर्ता हुड़दंगबाजी करने में लगे हुए थे और सभा में आगे आने की होड़ लग गई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं दर्जनों कुर्सियां टूटकर चूर चूर हो गईं। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। पुलिस कार्यकर्ताओं को समझाते समझाते थक गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के निरकुंज कार्यकर्ता कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं थे। अखिलेश यादव का संबोधन खत्म होने के बाद जब मैदान खाली हुआ, तो नज़ारा बेहद हैरान कर देने वाला था, क्योंकि मैदान में पड़ी दर्जनों कुर्सियां चकनाचूर हो चुकी थी। बैरिकेडिंग भी टूट गई थी, जिससे साफ तौर से सपा कार्यकर्ताओं की निरकुंजता की झलक देखी जा सकती थी। जिस तरह से अनुशासनहीनता का परिचय सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सपा मुखिया अखिलेश यादव के ही कार्यक्रम में देखने को मिला है, वह बेहद निराशाजनक है। वहीं अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि जो लोग कहते थे कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा, उन लोगों ने हवाई जहाज और हवाई अड्डे को बेच दिया। शायद अखिलेश यादव को डिसइन्वेस्टमेंट, हिस्सेदारी में शेयर बेचना और वास्तविकता में सब कुछ बेच देने के बीच का फर्क नहीं मालूम है। गौरतलब है कि जिले में पिछले चुनाव में भाजपा ने 7 सीटों में से 6 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि एकमात्र सीट भाटपार रानी ही सपा के खाते में गई थी। बहरहाल अब की बार चुनाव रोचक है और परिणाम किसके लिए अधिक मुफीद होंगे, जल्द ही 10 मार्च को इसका पता चल जाएगा। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबाशिर आजाद भाजपा में शामिल हो गए हैं।
भाजपा में शामिल होते हुए मुबाशिर आजाद ने कहा कि वह जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके चाचा का कांग्रेस नेतृत्व द्वारा अपमान किया गया था, जिससे उन्हें दुख हुआ और उन्होंने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं। मुबाशिर आजाद गुलाम नबी आजाद के सबसे छोटे भाई लियाकत अली के बेटे हैं। हालांकि भाजपा ज्वाइन करने को लेकर मुबाशिर आजाद की उनके चाचा गुलाम नबी आजाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं मुबाशिर आजाद और उनके समर्थकों का जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना और पूर्व विधायक दलीप सिंह परिहार सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया। भाजपा मुबाशिर आजाद को लेकर अब बड़े दावे कर रही है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने इसे राज्य की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया है। उनका मानना है कि मुबाशिर के आने के बाद चिनाब घाटी क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों के अधिक युवा कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी को इससे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक तो देश भर में उसके वरिष्ठ नेता या तो नाराज हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं और अब युवा कार्यकर्ता भी कांग्रेस की राजनीति से दूर हो रहे हैं। भाजपा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी विपक्षी दलों के राजनीतिक नेताओं, हिंदू, मुस्लिम, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी सभी समुदायों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि अप्रैल 2009 में आजाद के भाई गुलाम अली भी भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं मुबाशिर आजाद का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह में उलझी हुई है, जबकि मोदी के नेतृत्व में लोगों के कल्याण का काम धरातल पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से पार्टी के करिश्माई नेताओं में से एक और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के साथ व्यवहार किया है, उससे आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद G23 ग्रुप का हिस्सा हैं, जो असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं का एक समूह है। इन सभी नेताओं ने अगस्त 2020 में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर एक संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी। इसीलिए मुबाशिर का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी तक ने राष्ट्र के लिए गुलाम नबी आजाद साहब की सेवा के लिए उनकी प्रशंसा की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। यूपी विधानसभा चुनाव में बूथ विजय सम्मेलन के लिए बनारस पहुंचे पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को जमकर धोया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ही कहा कि जब काशी विश्वनाथ धाम का शुभारंभ हो रहा था तो कुछ लोग निचले स्तर तक गिर गए थे। काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई। पीएम मोदी ने कहा कि मृत्यु की कामना पर भी मुझे बहुत आनंद आया। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी यह देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। मतलब मेरी मृत्यु तक ना काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और ना काशी मुझे छोड़ेगी। अगर काशी की सेवा करते करते मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाऊं तो उससे बढ़िया क्या होगा। या जिंदा शहर बनारस है या मुक्ति का रास्ता खोलता है, परिवारवादी लोग इसे नहीं समझ सकते। गौरतलब है कि पीएम मोदी जब काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने बनारस आए थे तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अंतिम समय में लोगों को काशी में ही रहना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपना जवाब दिया था। वहीं पीएम मोदी ने आज अखिलेश को सूद समेत उन्हें वापस जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने राजनीति में परिवारवाद की फिर से बखिया उधेड़ी। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी के साथ घोर परिवारवाद और माफियावाद जुड़ा हुआ है, जबकि हमारे परिवार के साथ सेवावाद जुड़ा हुआ है। कोरोना काल इसका उदाहरण है। हमारे लोगों ने घर घर दवाइयां और राशन पहुंचाया। बनारस में कितने विदेशी नागरिक फंस गए थे, लेकिन काशी के लोगों ने उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। इन घोर परिवारवादियों ने यह धारणा बना रखी थी कि बनारस बदहाल रहा है और बदहाल ही रहेगा, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से बनारस बदल रहा है। काशी भारत की संस्कृति की प्राचीन राजधानी रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने बनारस को विकास से वंचित रखकर यहाँ के लोगों को परेशानियों के गर्त में धकेलने की कोशिश की। पीएम मोदी ने योगी सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र के काम भी गिनाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किया है वह मेडिकल कॉलेज के रूप में दिखाई देते हैं। पहले के मुकाबले दुगने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सरकार के काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मोदी ने कहा कि महाशिवरात्रि पर लाखों भक्त आएंगे। बाहर से आने वाले भक्तों की हमें सेवा करनी है। पिछली सरकारों ने बनारस को विकास से वंचित रखकर लोगों को परेशान किया, लेकिन आज काशी की गरिमा के अनुसार काशी बन रहा है। बाबा विश्वनाथ और गंगा एक साथ जुड़े हैं। गंगा के घाट स्वच्छ हो रहे हैं। लोग गौरव के साथ बनारस के सुंदरीकरण की तस्वीर डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बनारस में यूपी विधानसभा के सबसे आखिरी चरण 7 मार्च को चुनाव होगा और 10 मार्च को परिणाम आएंगे। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया।